हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके पॉलिनोमियल्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स में हमने उसकी बेसिकली कॉन्सेप्चुअल रिवीजन किया था। मैंने तुमको कॉन्सेप्चुअल जो चैप्टर था वो तुमको मैं सारा करवा चुका हूँ, सिर्फ ग्राफ वाले पोर्शन को छोड़ के। उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वो सब मैंने एक साथ इसलिए करवाया क्योंकि वो सारा एक से एक लिंक था। ठीक है, स्टैक्स होते हैं, उनको अगर एक से एक करके चलते हैं ना तो सही रहता है। ठीक है, अब जैसे ग्राफ है ना वो अलग ही चीज़ है, तो उसको मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया। हालांकि उसमें मेरे को जोर नहीं आता, वो 5-6 मिनट का अलग से थ्योरी था, लेकिन उसको मैं चाहता था एक एक्सरसाइज के साथ ही करवाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो जो है, आज वाली जो वीडियो होगी वो बेसिकली ग्राफ्स पे होगी और ग्राफ्स की एक्सरसाइज पे होगी। जैसे तुमको पता है कि अपने पॉलिनोमियल्स में जो है वो 2 एक्सरसाइज है नई वाली बुक में। ठीक है, एक तो एक्सरसाइज 2.1 है, एक एक्सरसाइज 2.2 है। ये बेसिकली पूरी ग्राफ ओरिएंटेड एक्सरसाइज है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें मैं तुमको सारा ग्राफ के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे लेवल पे तुम्हारे लिए ज़रूरी है। उससे ऊपर बताने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, फिर 11th पढ़ोगे तुम, सारा पढ़ोगे। तो बेसिकली जो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 10th क्लास के बच्चे के लिए एनसीईआरटी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है ना, एनसीईआरटी में जो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए दे रखा है वही बताऊंगा। इसके बाद में इसमें आएगी जीरोज़ वाली थ्योरी, जो हमने इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन वीडियो जो था, कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन वीडियो जो था, उसमें कवर किया है सारा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करने में हमको जोर इसलिए नहीं आया क्योंकि हम इसका कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। ये हमारे लिए पूरा नया है, लेकिन कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो बेसिकली शुरू करते हैं आज का। चलो, तुमको पहले पॉलिनोमियल्स की जो ग्राफ वाली एक्सरसाइज है उसको शुरू करते हैं। ये बेसिकली आज का जो पूरा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 2.1 पे ही होने वाला है। ठीक है, 2.1 हम यहाँ पे एग्जाम्पल साइज खत्म करेंगे। ठीक है, चलो एक चीज़ बताओ मेरे को। मैंने तुमको कल बताया था कि एक तो पॉलिनोमियल होता है जिसको मोनोमियल बोला था हमने। ठीक है, एक को हमने बोला था बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वो बोला था। ठीक है, इनके अलावा एक और चीज़ होती है जो तुमको बताया था मैंने, जो सिंगल पावर वाला होता है, जिसकी मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए इसकी यहाँ पे, जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसकी डिग्री 3 होती है। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिंपल सा है। जो डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल होता है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क चला रहा हूँ, उसको भी इंक अपन वापस डाल लेंगे। जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 6x + 7 = 0। ठीक है, 2x - 9 = 0, √4x + 7 = 0। मतलब बेसिकली एक जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसकी फॉर्म क्या होती है? ax + b = 0। कल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक फॉर्म करवाई थी तुमको, जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, उसमें हमने a और b का यूज़ किया था और मैंने a और b के बारे में अच्छे से बताया था, a और b क्या चीज़ें होती है। a और b बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। ये हमने एक फॉर्म जनरेट कर रखी है, जैसे फॉर्मेट होता है ना वैसे। तो इनकी जगह कोई ना कोई नंबर आ जाता है a और b की जगह, और ये इक्वेशन तैयार हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे x जो होता है वो एक सिंगल डिग्री का वेरिएबल होता है। सिमिलरली अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँ, उसका मैंने तुमको कल बता दिया था, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अच्छा इस चीज़ पे आते हैं। अब देखो, मेरे को एक बात बताओ, इसके जीरोज़ क्या आने वाले हैं? इसके जीरोज़ बोलेंगे या ज़ीरो बोलेंगे? सिर्फ ज़ीरो बोलेंगे। ठीक है, या फिर इसको सिर्फ रूट बोलेंगे?
ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का। इसके क्या आने वाले हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। बताया था कि जब भी आपको किसी भी इक्वेशन का रूट निकालना है या 0 निकालना है तो उसको 0 के ही बराबर रख दो। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो। जब भी तुमको क्वेश्चन आएगा, भी आएंगे एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बताओ 3x प्लस 2 है, पी एक्स इक्वल्स टू, इसका 0 बताओ। तो तुमको क्यों सोचना है भाई ये a है ये b है, इसको सॉल्व करके जरूर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी देख सकते हो कि माइनस बी अपॉन ए बताया था सर ने, तो -2 अपॉन 3 खत्म। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, b हो गया, ये क्या हो गया, a हो गया। समझे, ये वाली चीज है, देख लो यहां तक। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका 0 कैसे निकालते हैं वो भी मैं तुमको बता सकता हूँ अभी, लेकिन सीन क्या है ना कि ये वाला तुम्हारा 4th चैप्टर में आएगा पूरा। ठीक है, जैसे इसका मैंने तुमको माइनस बी अपॉन ए बताया ना, वैसे इसका ही मैं तुमको बता सकता हूँ। डायरेक्ट आंसर जो होता है, मतलब जो भी अपन काम में लेते हैं, इसका मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये जो है अपने अभी क्वाड्रेटिक उसमें आ जाएगा। तो हम इसको अभी मैं तुमको सिर्फ एक बता के छोड़ रहा हूँ, इस पर ज़्यादा वो नहीं करना। ठीक है, चलो देखो, अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। इसमें एक डी होता है, रियल रूट्स होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। ठीक है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ, इस सारा 4th चैप्टर में आएगा, अभी का मैटर नहीं है। रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है, एक अपना इमेजिनरी रूट्स होता है। ठीक है, इन सब का फॉर्म जैसे रियल रूट्स होते हैं, इनके फॉर्म होती है -b/2a, डायरेक्ट जीरोस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे इसकी फॉर्म होती है वैसे इसकी भी फॉर्म होती है, लेकिन वो तुम्हारे 4th चैप्टर में आएगी, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर मिला है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आ गई, बहुत ईजी चीज़ है कि लीनियर पॉलिनोमियल का कि 0 निकालना हो तो माइनस बी अपॉन उसकी फॉर्म होती है, ए ये होता है, बी ये होता है, पुट करने का, आंसर निकालने का। ठीक है, खत्म। इसके बाद में एक चीज़ होती है, बताया था तुमको। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जो एक वो होता है ना कि मैं बोलूँ कि रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू, बुक से देख लेंगे अभी, इन इट्स ग्राफिकल फॉर्म। अच्छा, ग्राफ बनाने तो आते हैं ना तुमको, देख लो भाई साहब, ग्राफ बनाने आते हैं। ये एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है, ये माइनस का एक्स एक्सिस होता है, मतलब, और ये क्या होता है, ओरिजिन, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर चलोगे तो प्लस वाई होता है, नीचे चलोगे तो माइनस वाई होता है, राइट में चलोगे तो प्लस एक्स होता है, लेफ्ट में चलोगे तो माइनस एक्स होता है। वैसे ही जैसे लेंस में या मिरर में जो फिजिक्स आता है उसमें अपन राइट में चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में चलते हैं नेगेटिव होता है, तो उसको इसी चीज़ से रिलेट करके याद रख लो। ठीक है, ये एक्सिस होता है, सबको आता हुआ 10th क्लास में, तो इतना आना चाहिए तुमको। ठीक है, रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल उठा लेते हैं किताब से अपन, 1 मिनट देना मेरे को। जैसे मान लो मैंने ये उठा लिया 2x माइनस वाई प्लस 3, ये उठा लिया। ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। इसको लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो ग्राफ पे।
तो ये कैसे करते हैं हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं बेसिकली, चाहे वाई की निकाल लो चाहे एक्स की निकाल लो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू निकालूंगा सिर्फ इस इक्वेशन से, तो एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, वाई -3, भाई ये उधर जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर तो एक्स को इधर रख लो, बाकी सबको उधर ले जाओ, ठीक है। अब देखो माइनस पहले तो इसको लेके जाओगे उधर, तो ये माइनस का वाई हो जाएगा, प्लस का वाई बन जाएगा, तो y -3 हुआ। अब ये x की जगह जैसे अब ये वाला फॉर्म बन गया इसका, 2x = y -3 बन गया, ठीक है। ये स्टेप मैं खास ले रहा हूँ क्योंकि डिमांड में कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब बेसिकली देखो x को अकेले रखना है ना इधर, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई ये नीचे जाएगा इधर, ठीक है, तो y -3/2 हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू में सिर्फ y को इधर रख लो, बाकी सबको उधर ले जाओ। अब देखो y को मैं इधर रखूंगा तो ये माइनस में रह जाएगा, तो कोई सेंस नहीं है इसको इधर रखने का, फिर बाद में अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फालतू कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, y इधर ही इधर आ गया, ठीक है, और 2x + 3 हो गया, ये y का वैल्यू आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाना है, ठीक है। तो बेसिकली एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, जैसे अपन निकाली एक बार, अपन ने मान लो x की भी निकाल के दिखा दी मैंने तुमको, y की भी निकाल के दिखा दी, ठीक है। अपन y की वैल्यू कंसिडर करके और इसको करते हैं, जैसे इसको इक्वेशन को यहाँ रख देते हैं, px = 2x - y -+3, ठीक है, और y = 2x + 3। जैसे मान लो हमारा क्या आया था, y = 2x + 3, ये आया था। हम क्या करते हैं, ऐसे छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ये इसका हमने डिवीजन किया, यहाँ पे हमने x और y लिखना है और सिर्फ दो वैल्यूज़ पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, एक सिंपल सी चीज़ पूछूंगा, ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है। अगर मैं एक डॉट बनाता हूँ और एक डॉट बनाता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं इससे एक लाइन फॉर्म कर सकता हूँ इनको मिलाता हुआ, कर सकता हूँ, सिंपल। अब देखो अभी जो कर्व आता है ना तुम्हारे, इसके जस्ट आगे कर्व्स पढ़ाऊंगा मैं, वो कर्व्स कब बनते हैं, चलो ठीक है। अभी तो तुम 2 पॉइंट तक याद रखो, 2 पॉइंट जो होंगे तो लाइन बनेगी, सीधी सीधी बात है, कहीं भी 2 पॉइंट खींच दो, इससे तुम लाइन ही बना सकते हो और कुछ नहीं बना सकते। ग्राफ पे कहीं भी अगर मान लो इधर और इधर कर दोगे तो भाई सिर्फ तुम लाइन ही बना सकते हो और कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमने मान लो ये ले लिया, y का वैल्यू निकाला और हमने x और y का ऐसा बॉक्स रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोऑर्डिनेट्स काम आते हैं। कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, x और y के फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब यहाँ पे वो आएगा जो x का वैल्यू है, यहाँ पे वो आएगा जो y का वैल्यू है, ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब कोशिश ये करना हमेशा, जो भी तुम वैल्यू डालोगे ना यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, इस इक्वेशन को देख के मैंने y की वैल्यू निकाली, ठीक है, तो अब सर इसके आगे क्या करना है, तुम देखो x की वैल्यू पे तुम्हारी y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, कैसे कर रही है, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या, 2 × 1 2 + 3 5 नहीं आएगी क्या। ऐसे ही x की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये पूरा 0 होकर प्लस का 3 नहीं दे देगा क्या। मतलब जो मैं x की वैल्यू रखूंगा उसके हिसाब से y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब x के इशारों पे कौन नाच रहा है, y नाच रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यूज पुट करते जानी है। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट करी मैंने, तो y = 2 × 0 + 3, ये पूरा 0 हो ही गया, +3, तो y का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 3 आ गया, तो y का वैल्यू मेरा 3 है, खत्म, एक कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, अब जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू तुमको 1 पुट कर देते, सिंपल सी चीज़, ठीक है। तो अब अगर मैं y = 2 × 1 + 3 करूँगा तो ये क्या बनेगा, 2 + 3 कितना आया, 5, खत्म, ठीक है। यहाँ तक कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए करते हैं अपन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या है भाई, x और y देखना है, पहला कोऑर्डिनेट आया है 0,3, दूसरा कोऑर्डिनेट आया 1,5, and 2 coordinates are enough to draw a line or to represent a polynomial in the graphical representation in the form of a straight line। अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, ठीक है। हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, अब इसके बाद क्या करना है, 2 पॉइंट्स तो निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमने ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की। प्लॉटिंग करोगे तुम, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन, अपन कुछ भी रफली बना लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये -y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये बीच में ओरिजिन, ठीक है। हाईएस्ट नंबर देख लो इनमें से कौन सा है, 5 है, मतलब सारी तरफ 5 से ऊपर कुछ नहीं जाने वाला, तो 5 बना लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5,
ये 1 2 3 4 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। ग्राफ कंप्लीट है, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से ग्राफ कंप्लीट है। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट पकड़ो 0,3, बताया था मैंने ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। x एक्सिस पे 0, x एक्सिस मतलब यहाँ पे प्लस का है ना, तो प्लस की तरफ ही देखना है। x एक्सिस पे 0 का है भाई, पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ, ये है x एक्सिस पे 0। यहाँ पे पेन को रख लो, y एक्सिस के प्लस पे 3, y प्लस का है ऊपर है तो 3 पे लेके जाओ इसको ऐसे, मतलब कि ये हो गया जहाँ पे x पे तो 0 है और y पे प्लस का 3 है, मतलब 0,3 का कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ, ये हुआ बेसिकली। ठीक है, इसको मान लो a कोऑर्डिनेट नाम दे देते हैं। ठीक है, दूसरा x के कोऑर्डिनेट पे +1 है और y कोऑर्डिनेट पे प्लस का 5 है। x के कोऑर्डिनेट पे +1 किधर है भाई, ये रहा। y कोऑर्डिनेट पे प्लस का 5 है, प्लस का 5 मतलब सर प्लस का 5 इसी लाइन में अगर ऊपर 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 चलते रहेंगे तो सर ये आ गया प्लस का 5, इसको अपन 1,5 बोल देंगे और इसको अपन b नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसको अगर अपने को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है बेसिकली, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, ये लाइन जो बनेगी ज़रूरी नहीं है हर बच्चे की सेम बने, क्योंकि हर बच्चा जो होगा वो बॉक्स में वैल्यूज़ अपने हिसाब से डालेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 0 और 1 डाला था तो मेरा 3 और 5 आ गया था। ठीक है, यहाँ पे कोई मान लो 5 और 10 डाल देगा, जिसकी जो मर्जी होगी वो डालेगा। ठीक है, वैल्यू जितनी मिनिमम डालोगे उतना छोटा ग्राफ बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट इतना सा है। ठीक है, मतलब की बात ये है, इसलिए मैंने जितनी छोटी वैल्यूज हो सकती थी उतनी छोटी वैल्यूज डाली है। ठीक है, इसमें माइनस की वैल्यूज भी डाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लॉटिंग तुमको आ जाएगी, जैसे तुमको बता रहा हूँ भाई, जहाँ मैंने अगर ये माइनस का होता तो मैं इधर आया था, -1 पे आता, ये माइनस का 5 होता तो मैं इसी लाइन में माइनस में जाता। ठीक है, सिंपल चीज़ें, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और ये तुमको बाय द 10th क्लास नहीं 8th क्लास में सिखाए थे, 8th या 9th में तो सिखा ही देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना था, इस इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव करना था लाइन में। तो इस इक्वेशन की स्टेप्स क्या हुई, पहली स्टेप में हमने क्या किया, एक इरेडिकेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। दूसरे में हमने क्या किया, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तीसरे में हमने क्या निकाली, मेक एंड प्लॉट ग्राफ। चौथा स्टेप में क्या करा हमने, जॉइन द कोऑर्डिनेट्स। बस, यू आर अराइव्ड ऑन योर डेस्टिनेशन, खत्म का। बिल्कुल इजी इक्वेशन, इन कोऑर्डिनेट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे हम, और ये लाइन हो गई। इसके बाद में तुमको एग्जाम में क्या करना है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करा के एक इस इक्वेशन को लिखना है कि इस इक्वेशन की ये लाइन है। जैसे मान लो क्वेश्चन में जरूरत तो है नहीं कि एक ही क्वेश्चन दे देगा, दो भी दे सकता है, तो ये प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा, 2 डिफरेंट इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो ग्राफ तो सिंगल रहेगा ना उसमें, तो तुम दूसरा कोऑर्डिनेट लेके लाइन खींचोगे तो जाहिर सी बात है तुमको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई ये लाइन जो है ये इस इक्वेशन की है, मतलब ये क्या है, 2x - y = -3, या फिर इसको 2x - y + 3 = 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग होती है ग्राफ में। पहली चीज ये चीज तुम्हारी 3rd चैप्टर में भी काम आएगी। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उधर भी है, और ये उस टाइम पे समझना बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए अगर ये समझ लिया तुमने तो। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हमारा हो गया। अब मैं तुमको बता रहा था कि 2 पॉइंट से सिर्फ लाइन बनती है, अगर मैं पॉइंट ज़्यादा बना दूँ तो कर्व का ओरिजिन होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो देखो, तुमको सिंपल से रफली में बना के भी दिखा दूंगा चाहे। ठीक है, सपोज करो मैंने 2 पॉइंट बनाए, इनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इनको ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन और कुछ नहीं। ठीक है, अब मैंने पॉइंट बना दिए ये। ठीक है, अब मैं इनको ज्वाइन अगर करूँ तो क्या क्या बन सकता है देखते जाओ, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। मैं एक के ऊपर एक ओवरराइड करता जाऊँगा, इसको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो सर मैं तो ऐसे ज्वाइन करूँगा, तो ये गया ऐसे, अब ये इसके ज्वाइन होएगा, या फिर चलो सर आपने तो स्ट्रेट कैसे कर दिया है, रुको देख लो कोई बात नहीं, बस स्ट्रेट लाइन से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर्व बनाएंगे नहीं जानबूझ के। ठीक है, ये लो
मतलब कोई शेप निकल के आई क्या? अच्छा मुझे एक बार बताओ, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, इसी के बीच में अगर यहाँ पे 2 पॉइंट और कर देता कोई, तो क्या तुमको ये इस तरीके से ज्वाइन नहीं करना पड़ता? करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, ये बताओ मेरे को। बिल्कुल करना पड़ता, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे ना, उतना ही फिगर जो है वो कर्व्ड बनेगा। ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। मिनिमम कोऑर्डिनेट्स दैट आर 2, इनको क्या बोलते हैं? लाइन फॉर्मेशन। इससे सिर्फ लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स, अब कोई इन्फिनिटी मत सोच लेना, इतना टाइम नहीं है अपने पास में, ठीक है ना। एग्जाम में प्रैक्टिकल चीज़ है, इन्फिनिटी सोच, मान लो भाई 7 या 8 कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास, मान लो सिंपल सा एक बड़ा नंबर मान लिया मैंने, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज कर्व, ठीक है। ये होती है कर्व का ओरिजिन, कर्व आता है यहाँ से। अब जो तुम्हारे कर्व्स आएंगे, फर्स्ट इक्वेशन का जो कर्व आएगा वो बताया, फर्स्ट एक्सरसाइज का, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, फर्स्ट एक्सरसाइज का जो कर्व आएगा वो कैसे बनता है बता दूंगा मैं तुमको, ठीक है। एक एनसीईआरटी में फर्स्ट या सेकंड पेज पे तुम्हारे चैप्टर में इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा होगा, जिसमें तुमको 7-8 कोऑर्डिनेट बना के, अब वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा, कोई फालतू नहीं, अपना टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो 7-8 कोऑर्डिनेट निकाल रखे, जैसे हमने 2 निकाले वैसे उन्होंने 6 या 7 निकाल रखे, और उन्होंने एनसीईआरटी में बना के दिखा रहा है कि बेटा देखो कर्व ऐसे बनता है, समझ गए। तो इसके आगे हम सीधा फर्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उन पे जंप करेंगे, ठीक है, उस पे ध्यान देंगे। चलो देखो, केस पढ़ लो पहले, ठीक है। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। अब तुमसे फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली पूछेगा क्या? आइडेंटिफाई, सॉरी एग्जामिन, अच्छा ये लैंग्वेज अलग हो सकती है वहाँ पे, लेकिन मतलब सेम होगा। एग्जामिन द ग्राफ एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो फिर एग्जामिन द कर्व, तो तुम क्या बोलोगे? जैसे मान लो यहाँ पे लिख लो साफ साफ, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ कर्व ग्राफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस, क्या? इंटरसेक्शंस ऑफ कर्व ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसका मतलब आगे आएगा, समझ लो पहले केस समझ लो। जैसे मान लो एक केस ये बन सकता है, सिंपल सी चीज़ है, इस पे अगर मान लो मैं कर्व बनाना शुरू करता हूँ, चलो इस पे अगर मैं कर्व बनाना शुरू करता हूँ, तो एक केस ऐसा बन सकता है कि मान लो सर देखो ऐसे बन सकता है, ठीक है। तुमको नोटिस क्या करना है, तुमको कोई मतलब नहीं है वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल हम एक्स फंक्शन का पढ़ रहे हैं, वाई का नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको वाई से कितनी बार कट, अब जैसे वाई से देखो एक बार कट कर रहे हैं यहाँ पे वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस तो है, ठीक है। तुमको ध्यान क्या देना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, भाई एक बार इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे मारा, एक बार इसने एक्स एक्सिस को यहाँ मारा, ठीक है, 2 घाव आए हैं, मतलब कि 2 जीरोज है। ये है तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में तुमको ऐसा कोई डायग्राम दे देगा और बोलेगा बताओ भाई कितने जीरोज है, भाई जितनी बार काटेगा उतना बार जीरोज है, ठीक है। मान लो एक केस इस तरह का बन गया, ठीक है। अच्छा इसको उल्टा अगर मैं कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सर उल्टा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लो ऐसे ये ग्राफ है, ठीक है, मैं इसी को चीज़ को ऐसे बना दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ गए? 2 बार ही काट रहा है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, ये जो कर्व बनता है इनको बोलते क्या हैं? नंबर ऑफ जीरोस 2 ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है ना। अच्छा इनको कर्व्स को बोलते क्या हैं? कर्व्स दैट आर ऑब्टेन्ड
ओपन डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स आर कॉल्ड पैराबोलास। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में इस वर्ड को इतना हाईलाइट नहीं कर रखा है, एक्सरसाइज में कहीं भी नहीं कर रखा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में प्री बोर्ड में स्कूल वाले क्या करेंगे, इसी वर्ड को हाईलाइट कर देंगे कि बच्चों को ध्यान नहीं होगा पैराबोला क्या होता है, क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी में कोई आगे थ्योरी नहीं पढ़ता, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द पैराबोलास एंड काउंट एंड स्टेट द नंबर ऑफ जीरोज। तुम बोलोगे अरे यार कर्व तो पढ़ा था, पैराबोला क्या है, इसमें क्या करूँ मैं, ठीक है, वर्ड की वजह से घबराना मत। इस शेप को या फिर इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। अ कर्व that is open downwards or upwards, the shape obtained on a graph is known as a parabola। समझ गए, ये चीज है, ठीक है। चलो केस सेकंड पे आते हैं अपने तो देख लिया कि जब ग्राफ को इस तरीके से काटेगा या इस तरीके से काटेगा तो क्या होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, एक और कंफ्यूजन होती है बच्चों को। मान लो एक ग्राफ ऐसा है और जो कर्व बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है, इस तरीके का। सर अब क्या करें, ये तो काट ही नहीं रहा सर, ये तो टच करके भाग गया, थप्पड़ तो मार ही दिया, घाव ना दिया हो, तो पॉइंट नोटेड 10 विल बी काउंटेड, ठीक है, दैट दिस फिगर हैज 10, ठीक है। इस इक्वेशन का एक रूट है ये, भले कोई सी भी इक्वेशन, समझ गए, ये वाली चीज है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हारा पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में भर भर के यही चीज है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। या तो एक्सरसाइज से एग्जांपल्स पे आते हैं अपन। देखो तुम्हारा जो इसमें दे रखा होगा एग्जाम्पल 1 किधर है भाई, ये रहा। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ कर्व ग्राफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ऑन एक्स एक्सिस। जीरोज कितने आएंगे, जितनी बार कर्व जो होगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार काटा करेगा, जितनी बार काटा काटी होगी उतने नंबर ऑफ जीरोज हैं। साफ, टच भी करके जा रहा है 1 0 माना जाएगा, समझ गए। आ जाओ आगे एग्जाम्पल्स पे और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज पे। ठीक है, ध्यान देना। एग्जाम्पल 1 में तुम्हारा क्या क्वेश्चन दे रखा है, लुक एट द ग्राफ्स इन द फॉलोइंग फिगर 2.9 एंड ईच ग्राफ इज ऑफ y is equals to function polynomial of x function where px is a polynomial for each of the graphs, find the number of zeros of px। ठीक है, हमको px फंक्शन की जीरोज निकालने हैं, तो हमको सिर्फ x एक्सिस की कटिंग देखनी है, y एक्सिस की नहीं देखनी है। सिंपल सी चीज। इसके 6 डायग्राम है, 6 डायग्राम में छोटे फॉर्म में यहाँ पे तुमको बना के दिखा रहा हूँ। एक कुछ इस तरीके का है, 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 ये तो कर्व ही नहीं है, वैसे स्ट्रेट लाइन है, 2 ही पॉइंट्स है इसके अंदर। एक कुछ इस तरीके का है और एक जो है वो इस तरीके का, ठीक है। इनमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं भाई तुमको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल भी एक ही है, एक ही एग्जाम्पल है, इसके बाद में एक्सरसाइज है, सेम 6 ऐसे डायग्राम उसमें दे रखे हैं। आइडेंटिफाई करो भाई एक्स को कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार, नंबर ऑफ जीरोस 1, ठीक है। इसको आगे मैं NOZ लिखने वाला हूँ, तो ध्यान दे लेना इधर, ठीक है। NOZ क्या हो, ये क्या है मत पूछना। ये एक बार कट कर, देखो ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, 2 बार। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए भाई, 2 हो गए। इस पे आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, एक बार कट कर रहा है एक्स को, दूसरी बार कट कर रहा है एक्स को, तीसरी बार कट कर रहा है एक्स को। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए भाई, 3 हो गए। एक्स को नहीं कर रहा, सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए भाई, 1 हो गया। इधर आ जाओ, मैंने क्या कहा था, टच भी करके जाएगा तो 1 0 माना जाएगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1 हो गया। इस पे आ जाओ, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। हमारे मजनू भाई को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, एक बार लगाया,
2 बार लगाया, ठीक है, तो इसने 4 बार लगाया, नंबर ऑफ जीरोस 4, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 2.1 खत्म, ठीक है। देख लो बुक में अच्छे से, यही इसकी थ्योरी है और कुछ नहीं है घबराने वाला इसमें। वैसे तो इसमें है भी नहीं घबराने वाला कुछ भी। अच्छा, सिमिलर चीज़ है, एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगी तुम्हारी। एक्सरसाइज 2.1 में देख लो सिमिलर क्या दे रखा है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। देखो भाई सारे केस बनाएंगे हम इसके अंदर में, ठीक है। 6 केस एग्जाम्पल के, 6 केस एक्सरसाइज के, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म, पॉलिनोमियल का आधा चैप्टर हो गया। ठीक है, देखो भाई पहला ग्राफ क्या दे रहा है मेरे को, सिर्फ ये दे रहा है। दूसरा ग्राफ क्या दे रहा है, सिर्फ ये दे रहा है। तीसरा ग्राफ क्या दे रहा है, ठीक है। चौथा ग्राफ क्या दे रहा है, पांचवा ग्राफ क्या दे रहा है, और ये हो गया अपना सिक्स्थ ग्राफ। ये ठीक है। आ जाओ फिर से, क्या ही है, नंबर ऑफ जीरो तो काउंट करने हैं। देखो भाई एक्स एक्सिस को कहीं काट रहेगा, कहीं नहीं काट रहा, नंबर ऑफ जीरो 0। देखो भाई एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है सर बस एक, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। देखो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस 3। देखो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, 1 2, नंबर ऑफ जीरोस 2। देखो भाई एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। देखो भाई एक बार ये टच करके भागा, ये टच करके भागा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। बोलो, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला खेल है। दूसरी क्लास के बच्चों को दे दूंगा ना, वो भी कर देगा एक बार समझाने पे। समझ गए, नो जीरोस 1 3 2 4 3, नो जीरोस 1 3 2 4 3 खत्म। एक्सरसाइज 2.1 का खात्मा हो चुका है, ठीक है। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 थी। आज हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, कर्व बनता कैसे है वो पढ़ा, ठीक है। इन चीज़ों से जरूरी ये चीज़ समझनी जरूरी थी कि पैराबोला बनता कैसे है, वो मैंने तुमको समझाना ज़्यादा जरूरी समझा। ये तो बहुत कोई बच्चा एक बार 5 मिनट पढ़ लेगा तो वैसे समझ जाएगा इसको। पैराबोला समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो तुम्हारे आगे 11th में आएगा, जो मैथ्स लेने वाले हैं, जो है ना IIT के एस्पिरेंट्स, उनके लिए। तो एक्सरसाइज 2.1 आज हमारी खत्म है, ठीक है। इसके बाद में जो लेक्चर आएगा वो एक्सरसाइज 2.2 का होगा, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 जो है वो NCERT से आई थिंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 खत्म हो गया। तो जैसे मैंने तुमको बताया था कि NCERT के बाद में हमारी स्पेशल क्लासेज आएंगी, ठीक है। तो हाथों हाथ में क्या करूँगा कि कॉरस्पॉन्डिंगली मैं साथ में NCERT का सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा, जो तो अपना थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, और साथ ही उन्हीं दिनों में बीच में कभी जब उसका वो NCERT वाला चैप्टर चल रहा होगा, तो उन्हीं दिनों में बीच में कभी अपनी 1 या 2 स्पेशल क्लास पॉलिनोमियल्स की आ जाएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं और जो RS अग्रवाल में CBSE में बोर्ड्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलो, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री एंड लव योर पेरेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय, जय हिंद।